हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चाइल्ड पेडागोजी एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ का यह 4th वीडियो है। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल में आप चाइल्ड पेडागोजी की प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आइए डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। मेरा नाम है मोहित अल्फ्रेड। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर क्लास की यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आज ये वीडियो, जैसा कि हम टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट वीडियो सोशलाइजेशन समाजीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट और यूपीटेट में जो भी पिछले कुछ वर्षों में आए हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, सोशलाइजेशन रिफर्स टू क्रिएटिंग योर ओन सोशल नॉर्म्स, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, रिस्पेक्टिंग द एल्डर्स ऑफ द सोसाइटी, समाज में बड़ों का सम्मान करना, अडेप्टेशन एंड एडजस्टमेंट इन द सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, डी ऑलवेज कंप्लाइंग विद द सोशल नॉर्म्स, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो यहाँ पे शिक्षा के संदर्भ में पूछा गया है समाजीकरण, हम इनमें से किसको कहेंगे? तो समाजीकरण जब भी हम शिक्षा के संदर्भ में देखते हैं तो शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया को सरल बना देती है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही क्या होता है, मनुष्य सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, व्यवहारों आदि सभी को सीख लेता है और उसके अनुसार ही समाज का एक हिस्सा बन जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। शिक्षा यानी कि एजुकेशन क्या सिखाती है? अडेप्टेशन एंड एडजस्टमेंट इन द सोशल एनवायरनमेंट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए, मूल्यों और विश्वासों का अर्जन। सोशलाइजेशन में क्या इन्वॉल्व नहीं है? एक्विजिशन ऑफ बिलीफ और वैल्यूज। ऑप्शन बी, आनुवांशिक संरचन, जेनेटिक ट्रांसमिशन। ऑप्शन सी, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, लर्निंग द कस्टम्स एंड नॉर्म्स ऑफ अ कल्चर। एंड डी, कौशलों का अर्जन, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स। तो जब भी समाजीकरण होता है तो व्यक्ति बिल्कुल कौशलों का अर्जन करता है, अपने समाज से स्किल्स को वो सीख जाता है, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को भी वो सीख जाता है। वी लर्न द कस्टम्स एंड नॉर्म्स ऑफ द कल्चर इन सोशलाइजेशन। वेयर एवर वी आर लिविंग वी विल बी एबल टू लर्न द डिफरेंट थिंग्स ऑफ आवर सोसाइटी। जिस भी समाज में हम रहते हैं वहाँ पे चलने वाली सभी रीतियों, वहाँ के सभी लोगों के विचारों से हम प्रभावित होते हैं। ये समाजीकरण का ही एक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो राइट। ऑप्शन सी एंड डी दोनों ही समाजीकरण से की प्रक्रिया में शामिल हैं। ऑप्शन बी, जेनेटिक ट्रांसमिशन। अब जेनेटिक ट्रांसमिशन या आनुवांशिक संरचन, इसमें क्या होता है? जेनेटिक ट्रांसमिशन ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और ये समाजीकरण का इससे कोई कनेक्शन नहीं होता है। बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन है और ये पेरेंट से चिल्ड्रन में जाता है। सो इसी वजह से, क्योंकि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वी कैन नॉट से इट इज़ रिलेटेड टू सोशलाइजेशन। इसी वजह से आनुवांशिक संरचन समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन ए, एक्विजिशन ऑफ वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, मूल्यों और विश्वासों का अर्जन। बिल्कुल, एक व्यक्ति जिस पर्टिकुलर समाज में रहता है, जिसका वो एक हिस्सा होता है, वहाँ के मूल्यों और विश्वासों को वो ज़रूर स्वीकार करता है। सो ऑप्शन ए, सी एंड डी ये तीनों ही समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल हैं, आनुवंशिक संरचन नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किसको विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टिपिकल स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन इन स्कूल? तो टिपिकल या विशिष्ट स्टेज या अवस्था कौन सी होती है? इन्फेंसी, शैशवावस्था, चाइल्डहुड बाल्यावस्था, एडल्टहुड प्रौढ़ावस्था या एडोलसेंस किशोरावस्था। तो इन द यंगर एज, जब एक व्यक्ति एक एक व्यक्ति नहीं कहना चाहिए, एक बालक का जब विकास हो रहा होता है तो उस वक्त जब वह बाल्यावस्था में होता है, चाइल्डहुड के दौरान, उस पर्टिकुलर व्यक्ति
के अंदर समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था मानी जाती है, बाल्यावस्था। क्योंकि जब चाइल्डहुड में व्यक्ति आता है तो समूह में रहना सीखने लगता है। दैट इज़ वाई इट इज़ ए टिपिकल स्टेज, एक विशिष्ट अवस्था होती है। उससे पहले शैशवावस्था में या इन्फेंसी में क्या होता है, एक एक बच्चे के अंदर आत्मनिर्भरता की फीलिंग रहती है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। लेकिन बाल्यावस्था में आने पे वो समाज का हिस्सा हो जाता है, यानी कि अपने जैसे बच्चों के साथ वो जुड़ने लगता है, उनके साथ अलग अलग क्रियाओं में शामिल होने लगता है। तो ये एक टिपिकल स्टेज होती है सोशलाइजेशन की। ऑप्शन बी इज़ द आंसर इन द थर्ड क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन 4। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। व्हेन यू जॉइन अ टीचर ग्रुप एंड ड्रेस लाइक द अदर्स इन योर ग्रुप, यू आर परफॉर्मिंग ग्रुप आइडेंटिटी। क्या आप समूह की पहचान का प्रदर्शन कर रहे हैं? ग्रुप ओबीडियंस, क्या आप समूह आज्ञाकारिता का प्रदर्शन कर रहे हैं? ऑप्शन सी, ग्रुप डायरेक्टिव कंप्लायंस, समूह निर्देश अनुपालन कर रहे हैं? या ग्रुप कन्फर्मिटी, समूह की अनुरूपता का पालन कर रहे हैं? तो यहाँ पे पर्टिकुलर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। यदि आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और समूह के अन्य लोगों की तरह ही पोशाक धारण करते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, समूह की अनुरूपता कर रहे हैं। ग्रुप कन्फर्मिटी कहा जाएगा। यानी कि समूह की अनुरूपता से मतलब क्या है, यानी कि हम अपने आप को उस समूह में समायोजित करने के लिए समूह के नियमों, विधियों, मूल्यों सभी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और साथ ही साथ समूह के अनुरूप अपना समाजीकरण कर रहे हैं। तो बेसिकली समूह की अनुरूपता मतलब एक तरह से हम उस समूह में उसके पर्टिकुलर रूल्स और ट्रेडिशंस और वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करते हुए एक ग्रुप का मेंबर बनने जा रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रुप कन्फर्मिटी। समूह की अनुरूपता यहाँ पे आंसर रहेगा। आते हैं क्वेश्चन 5। एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज एक सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का आरंभ करता है। ए प्रोसेस थ्रू विच द ह्यूमन चाइल्ड बिगिंस टू एक्वायर द स्किल्स नेसेसरी टू परफॉर्म एज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो एक शिशु समाज का सदस्य बनने के लिए जब आवश्यक कौशलों, स्किल्स को ग्रहण करने लगता है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप यू कैन डू इट ईजिली हेयर। 4 ऑप्शंस हैं: समाजीकरण, विकास, सीखना और परिपक्वता। इंग्लिश में सोशलाइजेशन, डेवलपमेंट, लर्निंग एंड मैच्योरिटी। तो सिंपल सी बात है, जब व्यक्ति समाज का हिस्सा बनने के लिए आगे अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है, दैट इज़ सोशलाइजेशन, और समाजीकरण यहाँ पे आंसर हो जाता है। आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? विच इज़ नॉट करेक्ट इन रेफरेंस टू प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ सोशलाइजेशन। लेट अस रीड द ऑप्शन। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ग्रुप वर्क एंड लर्निंग ऑफ सोशल स्किल्स। बी, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। चिल्ड्रन एक्सेप्ट व्हाट इज टोल्ड इन द स्कूल रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड। सी, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। देयर शुड बी प्लेस फॉर डेमोक्रेसी इन द स्कूल। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, बिल्कुल है। सोशलाइजेशन इज़ द एक्विजिशन ऑफ सोशल रूल्स। तो सोशलाइजेशन होते हुए सामाजिक नियमों को अधिग्रहित यानी कि एक्सेप्ट किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। कक्षा में प्रजातंत्र का स्थान होना चाहिए, बिल्कुल। समाजीकरण का प्रगतिशील मॉडल यही चीज़ हमें बताता है। इन ए क्लासरूम डेमोक्रेसी शुड बी देयर, ऑल स्टूडेंट्स शुड हैव इक्वल वॉइस। सबको बराबरी का मौका दिया जाना चाहिए विकास के लिए। ऑप्शन ए, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता, ये एक प्रजातंत्र का ही एक विशेष पहलू है। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। तो ए, सी और डी तीनों ही सोशलाइजेशन के प्रोग्रेसिव मॉडल के रेफरेंस में बिल्कुल सही हैं। जबकि ऑप्शन बी क्या कहता है? बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं। वो अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, जो विद्यालय ने बताया है। साथ ही साथ आगे लिखा है चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यानी कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट किसी भी सोशल बैकग्राउंड से आए, जो भी विद्यालय में सिखाया जा रहा है
इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सोशल बैकग्राउंड उसको वो बातें एक्सेप्ट करनी है। तो ये समाजीकरण का प्रोग्रेसिव मॉडल नहीं होगा। दिस इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ द आंसर हेयर। यहाँ पूछा क्या गया था, कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल में के संदर्भ में सही नहीं है। तो यदि विद्यालय ऐसी कोई बात या कार्य करता है जो छात्रों के सामाजिक पृष्ठभूमि सोशल बैकग्राउंड से अलग होती है, तो इससे क्या होता है, छात्रों में क्या होता है, स्टूडेंट्स में समाजीकरण सोशलाइजेशन के विरोध में विचार उत्पन्न होते हैं। तो ये एक तरह से प्रोग्रेसिव नहीं रीग्रेसिव मॉडल हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज द आंसर देयर। मूविंग टू क्वेश्चन 7 नाउ। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण में फैमिली एंड नेबरहुड सोशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन। सो विच एजेंसीज आर देयर, फैमिली एंड नेबरहुड ये दोनों ही प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य द्वितीय या मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राइमरी इंटरमीडिएरी सेकेंडरी एंड साइकोलॉजिकल। सो फैमिली हमेशा एक प्राइमरी मोटिव होता है, प्राइमरी एजेंसी यानी कि प्राथमिक एजेंसियां होती हैं, बिकॉज एक स्टूडेंट एक चाइल्ड जो होता है सबसे पहले अपने परिवार में ही समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखना शुरू करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड? मीडिया, स्कूल, विद्यालय, परिवार, फैमिली, नेबरहुड, पास पड़ोस। सो यहाँ पे समाजीकरण पूछा गया है। समाजीकरण में ये सभी ऑप्शंस जो यहाँ दिए गए हैं सभी इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। सबसे पहले तो फैमिली फर्स्ट और प्राइमरी रोल होता है, इसके बाद फैमिली के बाद आता है नेबरहुड, उसके बाद बच्चा जाता है स्कूल में, वहाँ पे भी समाजीकरण की प्रक्रिया चलती है। उसके बाद मीडिया, बच्चे अपने आसपास के वातावरण में मीडिया से बहुत कुछ सीखता है। तो चारों ही फैक्टर्स जो यहाँ दिए गए हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं समाजीकरण में। तो सी पार्ट में चारों ही ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 9। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की ऐसी संस्था है जहाँ स्कूल इज़ एन इंस्टीट्यूशन फॉर सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया और मॉडर्न एजुकेशन में स्कूली बच्चों को केंद्र बिंदु रखा गया है। एजुकेशन पॉलिसी उसी के अनुसार बनाई बनाई जाती है। सो मेन प्लेस इज हेल्ड बाय द स्कूल चिल्ड्रन। सोशलाइजेशन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कैन बी डन व्हेन पॉलिसीज आर मेड। जो भी नीतियाँ बनती हैं वो स्कूल के छात्रों के को ध्यान में रखते हुए यदि पॉलिसी बनाई जाएगी, नीति निर्धारण होगा, तो ही बच्चों का उचित समाजीकरण स्कूल में हो सकता है। न सिर्फ समाजीकरण बल्कि एक संपूर्ण विकास के लिए भी स्कूली बच्चों को ही प्रमुख स्थान दिया जाता है। 9th का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। मूविंग टू क्वेश्चन 10। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन समाजीकरण एजेंसी है? तो प्राइमरी तो हो गया फैमिली और नेबरहुड, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी दे रखा है, ये क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन फैक्टर। तो ये ऑप्शन तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। फैमिली और नेबरहुड प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं सोशलाइजेशन के। यहाँ पे पूछा गया है सेकेंडरी। अब फैमिली प्राइमरी है तो देखिए डी में भी फैमिली दे रखा है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, प्राइमरी है, फैमिली भी प्राइमरी है। नेबरहुड प्राइमरी है और ऑप्शन बी में भी नेबरहुड दे रखा है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि फैमिली और नेबरहुड परिवार और पास पड़ोस दोनों ही प्राइमरी प्राथमिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अब 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो चुके हैं, एक ही बचता है विद्यालय और मीडिया। ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसियाँ या कारक हैं, फैक्टर्स हैं। आते हैं क्वेश्चन 11 पे। बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। द फैमिली प्लेज ए डैश रोल, लेस इंपॉर्टेंट कम महत्वपूर्ण, मेन रोल यानी कि मुख्य रोल, थ्रिलिंग रोमांचकारी भूमिका, सेकेंडरी यानी कि गौण भूमिका। तो यहाँ पे परिवार, क्योंकि प्राइमरी फैक्टर परिवार ही होता है, समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत परिवार से ही होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मुख्य भूमिका। बच्चे के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? Which of the following can be the major drivers of socialization? First option school and neighborhood, विद्यालय और पास पड़ोस. ऑप्शन बी स्कूल एंड इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य. सी परिवार और रिश्तेदार, फैमिली एंड रिलेटिव्स. डी परिवार और पास पड़ोस, देन फैमिली एंड नेबरहुड. सो यहाँ पे मेन ड्राइवर्स पूछे गए हैं, मेन यानी कि मेजर ड्राइवर्स. सो यहाँ पे अगेन द सेम थिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर डी मेजर ड्राइवर्स पूछा गया है. यहाँ पे हम बोल सकते हैं गौण, मतलब सेकेंडरी भी बोला जा सकता है इसको, सेकेंडरी. तो प्राइमरी फिर से वही चीज़ आ गई है, फैमिली और नेबरहुड मेन है, लेकिन गौण पूछा गया है, गौण वाहक. तो यहाँ पे हो जाएगा स्कूल और इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स. यहाँ पे मेजर की जगह हम सेकेंडरी भी लिख सकते हैं. ओके, सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. 12th आंसर वाज बी पार्ट. 13th नो समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास एक प्रचंड पाठ्य चर्चा यानी कि डिस्गाइज्ड करिकुलम रहता है. तो इसमें क्या होता है, डिस्गाइज्ड करिकुलम में कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? आते हैं ऑप्शन ए परिवार के माध्यम से विद्यार्थियों को समझौतापूर्ण और प्रतिरोधक समाजीकरण. डिस्गाइज्ड करिकुलम में क्या दिया जाता है? वी आर नेगोशिएटिंग द सोशलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट थ्रू फैमिली. बी ऑप्शन मूल्य और अभिवृत्तियों का शिक्षण और आंकलन, टीचिंग एंड असेसिंग द वैल्यूज एंड एटीट्यूड. डिस्गाइज करिकुलम में ऐसा नहीं होता है. नेक्स्ट वन बलात्मक अधिगम, कोवर्सिव लर्निंग मीन्स वी आर फोर्सिंग द स्टूडेंट्स टू लर्न. चिंतन समक्षीय साथी, अध्यापक की अनुकूति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार. सो दैट इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट वन. ऑप्शन डी अंत्यक्रिया और सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत होते हैं. दे आर द इनफॉर्मल क्यूज रिलेटेड टू द सोशल रोल्स परफॉर्म्ड इन स्कूल. सो दैट इज द आंसर देयर. जब भी डिस्गाइज्ड करिकुलम की बात आती है तो दैट इज रिलेटेड टू द क्यूज, द इनफॉर्मल थिंग्स दैट आर डन इन द स्कूल. ठीक है, अंत्यक्रिया और सामग्री द्वारा जो भी अनौपचारिक संकेत दिए जाते हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस. ठीक है, मेन करिकुलम में मेन स्टडीज़ रहती हैं. अदर देन दैट एक्स्ट्रा करिकुलर पार्ट डिस्गाइज करिकुलम होता है. आते हैं क्वेश्चन नंबर 14. विद्यालय का कार्य, फंक्शन ऑफ द स्कूल. संस्कृति का संरक्षण है, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर. संस्कृति का परिष्करण यानी कि रिफाइनमेंट होता है. नेक्स्ट संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण, क्रिएशन ऑफ न्यू कल्चर और न्यू पैटर्न्स ऑफ कल्चर. तो एक स्कूल में ये सभी कुछ होता है, प्रोटेक्शन, रिफाइनमेंट या फिर क्रिएशन ऑफ न्यू पैटर्न्स ऑफ कल्चर. इसीलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आंसर हो जाता है. क्वेश्चन 15. बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का महत्व विशेष रूप से होता है. खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या, संचार माध्यम. सो इम्पोर्टेंस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग या फिर डैश हैज़ स्पेशल इम्पोर्टेंस इन द सोशल डेवलपमेंट. यहाँ पे कौन सा विकास है उस पर ध्यान रखना है. सोशल डेवलपमेंट की बात की जा रही है. तो यहाँ पे स्पोर्ट्स, चिल्ड्रंस लिटरेचर, देन रूटीन यानी कि दिनचर्या और संचार माध्यम, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. तो सबसे मैक्सिमम सोशल डेवलपमेंट बच्चे आपस में जो मिक्सअप हो जाते हैं वो होगा स्पोर्ट्स में, यानी कि खेल कूद से बच्चों में सामाजिक विकास मैक्सिमम हो सकता है इन चारों ऑप्शंस को अगर हम कंपेयर करते हैं. ठीक है, बाल साहित्य, बच्चा एक लिमिटेड एक बुक से कनेक्टेड रहेगा, वो अन्य स्टूडेंट्स अदर चिल्ड्रन के साथ में मिक्सअप नहीं हो पाएगा. दिनचर्या, अब यहाँ पे दोनों ही बातें हो सकती हैं, डिपेंड ऑन द पर्सन कि वो बच्चे की दिनचर्या कैसी है. तो इन चारों ऑप्शंस में से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सबसे उचित ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है. इसलिए दिनचर्या से बेहतर यहाँ पे खेल ऑप्शन रहता है, जिसकी वजह से हम इसको आंसर के रूप में मार्क कर सकते हैं. 15th आंसर इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन 16. निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का प्रमुख कारक है? मेजर फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन, फैमिली, कंप्यूटर, हेरिडिटी या पॉलिटिकल पार्टी. तो मेजर फैक्टर यहाँ पे सिंपल है, फैमिली ही होती है मेन फैक्टर. दैट इज़ द आंसर है. सो सब सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस रिपीटेडली सीटेट और यूपीटेट में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एक ट्रेंड देख सकते हैं. ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में. संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है. नीचे दिए गए कथनों में से
कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? मास मीडिया इज बिकमिंग और इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ सोशलाइजेशन। क्लियर? तो अब ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। ओके, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए अच्छा माध्यम है। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार द्वारा किया जाता है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं। बच्चे संचार माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतर्क्रिया नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। क्या पूछा गया है? जनसंचार माध्यम संचार का यानी कि समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनते जा रहे हैं। तो मास मीडिया सोशलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट या एस्पेक्ट बन गया है, बिल्कुल बन गया है। मास मीडिया के थ्रू बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं समाज से। ठीक है, तो अब नीचे दिए गए कथनों में से आपको पहचानना है सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे पहचानना है जो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो यहाँ पे वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें जनसंचार माध्यमों की पहुँच बढ़ रही है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। ओके, सो ऐसे में क्या होता है, समाज की जो अभिवृत्तियाँ, जो एटीट्यूड्स होते हैं, मूल्य होते हैं और वैल्यूज़ होती हैं, वो सब कुछ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब सभी के ज़रिए क्या हो रहे हैं, सभी मनुष्यों को प्रभावित कर रहे हैं, जिसमें पालक भी उसका ही एक पार्ट है। तो इसी वजह से जनसंचार माध्यम क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बच्चों के सोशलाइजेशन को। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाता है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। इसी वजह से हम, क्योंकि ये स्टेटमेंट दिया गया है, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जनसंचार माध्यम समाजीकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट देयर। आते हैं क्वेश्चन 18। निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? पैसिव एजेंसी, परिवार, मेन एजेंसी है इको क्लब, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट, एक पर्टिकुलर चाइल्ड का सोशलाइजेशन में कंट्रीब्यूशन इको क्लब कर सकता है। सार्वजनिक पुस्तकालय और हेल्थ क्लब, हेल्थ क्लब में भी अलग अलग तरह के विचार लोग रख सकते हैं, लेकिन पब्लिक लाइब्रेरी, वहाँ पे इतना ज़्यादा सामाजिकरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय में एक तरह से आप समाज के लोगों से मिलजुल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप एक पर्टिकुलर स्टडी के लिए जाते हैं, वहाँ पे आप आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान खुले रूप से नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से ये एक समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विद्यालय कार्यक्रम के बाद माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को डैश के माध्यम से अपने परिवारों के बाहर वयस्कों के साथ लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाए रखने के लिए सुरक्षित अवसरों की अनुमति देता है। आनंद और खुशी, कठिनाई और जिम्मेदारी, अकादमिक यानी कि एकेडमिक एक्सेलेंस, उत्कृष्टता के लिए पढ़ना और लिखना, स्वतंत्रता, सहकर्मी संबंध और नेतृत्व। तो विद्यालय कार्यक्रम के बाद स्कूल प्रोग्राम्स, उसके बाद जो भी फ्री टाइम रहता है उसमें सेकेंडरी स्कूल क्या अपॉर्चुनिटी देता है कि बच्चे आउटसाइड फैमिलीज यानी कि अन्य लोगों के साथ भी अपने रिलेशन, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? स्वतंत्रता से, सहकर्मी संबंध से और नेतृत्व यानी कि लीडरशिप से। क्लियर? सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर है। अब यहाँ सोशलाइजेशन के क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट होते हैं। कुछ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं यूपी टेट में, ख़ास तौर से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पिछले कुछ वर्षों में आए गए कुछ स्टेटमेंट्स को हम यहाँ पे क्वेश्चंस के रूप में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की यात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। लर्निंग कर्व्स रिप्रेजेंट ऑन ए ग्राफ द एक्सटेंट ऑफ जर्नी, स्पीड एंड प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग थ्रू प्रैक्टिस। तो ये स्टेटमेंट किसकी तरफ से दिया गया है ये आपको बताना है। स्किनर, रॉस, एबिंगहॉस या फिर गेट्स, 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। आपको यहाँ पहचानना है कि ये स्टेटमेंट किस पर्टिकुलर व्यक्ति ने दिया है। तो ये स्टेटमेंट दिया गया था गेट्स द्वारा। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑप्शन नंबर डी पार्ट देयर, दैट इज गेट्स। आते हैं क्वेश्चन 21 पे। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने कहा है? मैकडूगल ने, कोर्टलेवन ने, फ्रॉयड ने या स्किनर ने। मोटिवेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनेट इंस्टिंक्ट। ऑप्शंस आपके सामने हैं।
तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है ये आपको पहचानना है। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, इनेट एक्सटिंक्ट के आधार पर की जा सकती है। ये स्टेटमेंट दिया था मैकडूगल ने। आते हैं क्वेश्चन 22 पे। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। आद्योपांत मतलब मस्ट बी स्टडीड फ्रॉम एंड टू एंड। चाइल्ड इज सच अ बुक टीचर शुड स्टडी फ्रॉम एंड टू एंड। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? प्लेटो, अरस्तु, अरिस्टोटल, रोसो या फिर रॉस ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है रूसो द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि बालक क्या है, एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अद्योपांत एंड टू एंड तक अध्ययन स्टडी करना चाहिए, तभी वो उसके विकास में अपना योगदान दे सकता है। आते हैं क्वेश्चन 23। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन किसका है? मैकडूगल, वुडवर्थ, रॉस या फिर ड्रेवर। मेमोरी इज द डायरेक्ट यूज ऑफ द लर्न ऑब्जेक्ट। सो हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमको यहाँ पहचानना है। आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट इज वुडवर्थ। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये कथन वुडवर्थ का है। क्वेश्चन 24। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है। इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने हैं। गेट्स का एक स्टेटमेंट दिया गया है। तो चेंज इन बिहेवियर बाय एक्सपीरियंसेस डैश। अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन, समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट, सीखना यानी कि लर्निंग और चिंतन यानी कि थिंकिंग। तो आंसर हो जाता है सी, सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, यदि कोई अनुभव एक्सपीरियंस से हमारे व्यवहार में बिहेवियर में कोई चेंज आया है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम लर्निंग यानी कि सीखना कहेंगे। आते हैं आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? ऑप्शन ए स्किनर, पियाजे, थॉर्नडाइक या फिर लेव वाइगोत्स्की। अकॉर्डिंग टू विच साइकोलॉजिस्ट लर्निंग मीन्स बिल्डिंग नॉलेज। ऑप्शंस आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो आंसर इस पियाजे। सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? आंसर है पियाजे। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। साथ ही साथ हमारी वीडियो को अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करना ना भूलिए। साथ ही साथ पढ़ते रहिए और अपने सीटेट और यूपीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। साथ ही साथ एक बार फिर से आपको याद दिलाते हैं इसी सेशन की, यदि आपको पीडीएफ फाइल इन क्वेश्चंस की चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।